जब वो ऊपर गया होगा तब उस समय उसकी रफ्तार, ये देखिए इस समय ये प्लेन ऊपर टेक ऑफ कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2, और देख सकते हैं ये ऑन पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है। अगर इनको मैं पीछे लेके आना चाहूँ तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। जब तक मैं इसको इंटेंशनली ऊपर उठाऊंगा नहीं और फिर पीछे लाऊंगा तभी ये पीछे आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती से हाथ लग गया या कुछ हो गया तो ये अपने आप झटके से पीछे आ जाए। अगर इनको ऑफ करना है तो वो एक इंटेंशनल एक्शन हो। दोनों ये शट ऑफ हमने कर दिए तो इमीडिएटली इंजन के पैरामीटर्स नीचे आने शुरू हो गए। एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। इसी समय इतनी ही देर में उन्होंने दोबारा इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करी, पर उसमें सफल नहीं हो पाए और एयरक्राफ्ट सामने जा करके क्रैश हो गया जी। क्योंकि सबसे आसान काम है, जो पायलट जिंदा नहीं है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दो। आपने कई एयरलाइंस में लंबे समय तक फ्लाइट का अनुभव है, आपके पास लंबे समय तक रन की हुई है फ्लाइट्स। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। आलोक जी, रिपोर्ट सामने आई है 30 दिन की, और इसमें एक प्राथमिक रिपोर्ट है, मतलब ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसमें तमाम प्रश्न अभी भी खड़े हुए हैं। फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच पाना एक क्रैश का, प्लेन क्रैश का एक बड़ा कारण बना है। क्या वजह मानते हैं आप? क्या बातें ऐसी हो सकती हैं तकनीकी तौर पर जिसकी वजह से दोनों के दोनों इंजन स्विच ऑफ ही थे, वहां तक फ्यूल ही नहीं पहुंच पाया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो रिपोर्ट आई है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, और जो कि 30 डेज कंप्लीट होने पे AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने पेश करी है। और तारीफ़ काबिल है कि इतनी जल्दी कम समय में उन्होंने ये रिपोर्ट पेश करी है। इसको मोर और लेस हम एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं। इसमें ये एस्टेब्लिश हुआ है कि कॉकपिट में आपस में क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है दोनों पायलट्स के बीच में, वो सामने आया है। और दूसरा जो ब्लैक बॉक्स का एस्पेक्ट होता है DFDR, जो कि सारे इंजन पैरामीटर्स जो कि और स्विचेस कौन सा किस पोजीशन में है, कब उसको कैसे ऑपरेट किया गया है, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो हम इसको सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं जिसमें सारे तथ्यों को सामने रखा गया है। अब इसके ऊपर जांच होगी आगे, काफ़ी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे, सारी विभिन्न एजेंसियां इसकी जांच करके फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था। हाँ, इस रिपोर्ट से कुछ एक चीज़ें क्लियर हुई हैं। सम र्यूमर्स हैज़ बीन पुट टू रेस्ट, कि जैसे पहले आपने सुना होगा कि कुछ र्यूमर्स ये थी कि फ्लैप टेक ऑफ पोजीशन पे नहीं थे, या एयरक्राफ्ट ने इनफ थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस किया था टेक ऑफ करने के लिए। तो वो सब र्यूमर्स ख़त्म हो गई हैं। एयरक्राफ्ट ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त करी थी, जो कि टेक ऑफ करने के लिए पर्याप्त है। टेक ऑफ किया और इमीडिएटली आपने अगर CVR में जो इंडिकेट किया गया है उसमें पायलट फ्लाइंग ने दूसरे पायलट से इमीडिएटली पूछा है, डिड यू टर्न द फ्यूल स्विच ऑफ? तो उसमें दूसरे पायलट का इमीडिएटली जवाब है, नो आई डिड नॉट। तो ये इस चीज़ को कंफर्म करता है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट इमीडिएटली बोथ इंजन्स में हुआ है, और प्रोबेबली फ्यूल शट ऑफ स्विच की वजह से हुआ है। अब ये हम नहीं बता सकते कि ये पायलट ने एक्सपेक्टेशन थी कि शायद फ्यूल स्विच शट ऑफ हो गया है, ऐसा ये भी संभव है कि नहीं हुआ हो। अच्छा जी। फिर उसके बाद जैसा कि पायलट सारे ट्रेंड होते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर्स में, ऐसे टाइम में यही किया जाता है कि इंजन को इमीडिएटली रीलाइट किया जाता है और वापस स्टार्ट करने का प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने फ्यूल शट ऑफ वाल्व दोनों ऑन किए हैं, इंजन को रीलाइट करने की कोशिश करी है। एक इंजन को रीलाइट करने में कुछ एक सफलता भी उनको प्राप्त हुई थी। एक इंजन तो नहीं रीस्टार्ट हुआ, दूसरा इंजन स्टार्ट होके स्पूल अप होने लगा था, लेकिन चूंकि हाइट इतनी कम थी तो वो उनको इतना समय नहीं मिला कि वो इंजन स्पूल अप हो पाता और पूरी तरीके से पावर में आता, जब तक वो सामने के बिल्डिंग में जाके क्रैश हो गए। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि अहमदाबाद तक फ्लाइट गई थी दिल्ली से, और उसके बाद उसको लंदन पहुंचना था। तो ऐसे में तब पूरी तरह से इंजन वर्किंग में थे। रनवे में भी करीबन 3 किलोमीटर के आसपास प्लेन अपनी पहले टेक ऑफ के पहले रनवे में मूव करता है। उस समय भी इंजन काम करते रहे, और फिर टेक ऑफ होते ही ये 30 सेकंड का पूरा खेल हुआ, 32 सेकंड का।
ये बात नहीं समझ में आती कि पूरी तरह से इंजन काम कर रहे हैं दोनों और उसके बाद दोनों एक साथ फेल हो जाते हैं, ये क्या है? जी, बेसिकली तो किसी भी एयरक्राफ्ट में जब भी वो फ्लाइट के लिए रिलीज़ होता है तो एएमई सारे सिस्टम्स की जांच करते हैं और सारे कंप्यूटर्स की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद ही एयरक्राफ्ट सर्विस के लिए रिलीज़ होता है। उसके पश्चात जब पायलट आता है तो वो भी अपने डिस्प्ले स्क्रीन में आकर के सारे सिस्टम्स को चेक करता है, मेक श्योर करता है एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर कोई भी चीज़ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो वो सिस्टम्स में स्क्रीन पे सामने आ जाएगी उसकी, और उसके इवन उसके पश्चात जब टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट लाइन अप हो गया है और पायलट्स ने थ्रस्ट पूरा ऐड कर दिया है टेक ऑफ होने करने के लिए, तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने आ जाएगी। तब तक नहीं आई है, पायलट ने एक नॉर्मल टेक ऑफ किया है, ये प्रॉब्लम आई है इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ। अब इसमें अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पायलट एरर भी हो सकती है, कभी नहीं बोल सकते कि पायलट एरर नहीं है, टेक्निकल एरर भी हो सकती है, टेक्निकल मेल फंक्शन भी हो सकता है। मैं आपको इंडिकेट करना चाहूँगा कि FAA फेडरल अमेरिका की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है DGCA इंडिया की तरह, कुछ साल पहले उसने इसी पर्टिकुलर फ्यूल स्विच के लिए एक एडवाइजरी इशू करी थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज स्विचेस कैन वियर एंड टियर एंड कैन मेल फंक्शन। पर वो एडवाइजरी एक सिर्फ एडवाइजरी थी, दैट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन रिक्वायर्ड बाय द एयरलाइंस। अगर वो डायरेक्टिव होता तो डायरेक्टिव में कंप्लायंस मैंडेटरी होती है, तो चूंकि एक सिर्फ वॉलंटरी एडवाइजरी थी इसलिए ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जी एब्सोल्युटली। तो हम इसमें पायलट एरर, टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर, किसी को भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ एक चीज़ समझ में आ गई है कि एयरक्राफ्ट फुली सर्विसेबल था टेक ऑफ तक, इसमें किसी भी तरीके का तापमान की प्रॉब्लम नहीं थी, बाहरी तापमान की, जो कि पहले अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था। फ्लैप एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन टेक ऑफ के लिए एकदम ठीक था और बर्ड हिट नहीं हुआ है, ये भी हम हटा सकते हैं कि ये संभावना भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई हैं, लेकिन अब सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग बोइंग और सम एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भी, जो कि ऑब्जर्वर होंगे इसमें और अपने इनपुट्स देंगे वो, और इसमें कुछ समय लगेगा और बाद में किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि क्या कारण रहा। आलोक जी, आजकल जो मोपेड आती है, मोटरसाइकिल आती है, स्कूटी आती है, कार आती है, इन सभी में आपकी गाड़ी रिजर्व में लग गई, पेट्रोल इतना कम है, इंजन अगर स्टार्ट नहीं हो पा रहा तो रीजंस आ जाते हैं, लैपटॉप लगा के समझा जा सकता है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को कि वो समझना चाहेंगे कि यदि इंजन बंद है या इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा है, अगर टेक ऑफ तक इंजन काम कर रहा है और उसके बाद फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा और उसके फंक्शन बन गए, तो तमाम सारे इंडिकेशन यहाँ आ जाने चाहिए। वो मैं समझना चाहूँगा कि इंजन को लेकर के जो इंडिकेशन रहते हैं या जो फंक्शन होते हैं, और जो मुझे जानकारी मिल पाई है टेक्निकल, कि फ्लाइट के प्लेन के इंजन को बंद, अगर वो बंद है तो उनको बंद करने के लिए स्प्रिंग होती है, यानी उसको ऊपर उठाना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है। तो वो मैं फंक्शन समझना चाहूँगा। जी जी, हाँ देखिए, जी 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 जी, बोइंग में सिमिलर मैकेनिज्म होता है। इसमें लिखा हुआ है इंजन नंबर 1, इंजन नंबर 2, और आप ये देख सकते हैं ये ऑन पोजीशन है या ऑफ पोजीशन है। अगर इनको मैं पीछे लेके आना चाहूँ तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। जब तक मैं इसको इंटेंशनली ऊपर उठाऊंगा नहीं और फिर पीछे लाऊंगा, तभी ये पीछे आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती से हाथ लग गया या कुछ हो गया तो ये अपने आप झटके से पीछे आ जाए। अगर इनको ऑफ करना है तो वो एक इंटेंशनल एक्शन होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आप ये सामने देखें तो ये हमारा फ्यूल पेज है, और फ्यूल पेज में हमें अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है कि कौन से टैंक में कितना फ्यूल है, टोटल हमारा फ्यूल ऑन बोर्ड यहाँ पे कितना है, और हमारा फ्यूल फ्लो कितना है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने हमेशा रहती हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये फ्यूल फ्लो यहाँ दिखा रहा है 1+2 इंजन 11 kgs पर मिनट एज ऑफ नाउ।
क्योंकि ये एक आइडल पावर पे खड़ा है, तो किसी भी तरह की वार्निंग होगी तो हमारे पास सबसे पहले आएगी। ऐसा नहीं होता है कि फ्यूल पंप, अगर कोई एक फ्यूल पंप काम करना बंद कर देगा तो इमीडिएटली इसमें सिस्टम में वार्निंग आ जाएगी, और इस तरीके सिस्टम पे बैकअप सिस्टम होते हैं। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर में कुछ सीरियस मेल फंक्शन आ गया जो कि फ्यूल वॉल्व्स को कंट्रोल करता है, उसमें किसी तरीके की तकनीकी प्रॉब्लम आ गई तो उसे इनकार नहीं किया जा सकता है, वो भी एक संभावना है। तो यही जांच एजेंसियों का काम होगा, पता करना सारे डेटाज को, सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके कि फिर वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। अब सवाल फिर ये खड़ा होता है कि जब इतना अच्छा एडवांस सिस्टम होना भी चाहिए, क्योंकि हवा में मतलब होता है कि आप मौत पे ही हैं अगर कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ, तो ऐसे में जब इसको पुश किया जाता है फिर ये होता है तो इंजन बंद होने के कोई चांसेस, इंजन तो चालू ही थे, उसमें फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा था, तो कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी ही होगी। इसमें ह्यूमन एरर की बात समझ में नहीं आ रही है, और उस तरफ ना जा करके अब ज्यादा जो बात सवाल खड़े हो रहे हैं वो इस पर खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम ही आई है, तकनीकी खामी ही आई है, जो कि प्लेन टेक ऑफ होते ही 32 सेकंड में क्रैश हो गया। जी, देखिए ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसमें दोनों पायलट के बीच में जो बातचीत हुई है, इमीडिएटली इंजन फेल होते ही कि क्या तुमने फ्यूल शट ऑफ किया, उनका जवाब आया नहीं। उसके बाद दोनों पायलट ने इमरजेंसी प्रोसीजर्स शुरू किए इंजन रीस्टार्ट करने के। तो इससे एक चीज़ तो तय होती है कि दोनों के दोनों पायलट पूर्णतः अपने होशो हवास में अपने सारे फंक्शंस को समझ रहे थे और अपना कर्तव्य कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसा हुआ है जो मेरी संभावना, मुझे जो लगता है कि जो कि उनके समझ से बाहर था, तो इंडिकेट करता है टेक्निकल मेल फंक्शन भी। हालांकि ये एक स्पेकुलेशन होगा इसको सिर्फ कहना, वो तो जांच एजेंसियों का काम है कि उसको बताएं कि क्या हुआ एक्चुअल में। जो रिपोर्ट आई हुई है आलोक जी, उसमें एक बात कही गई है कि तकनीकी खराबी कोई नहीं, एक बात ये सामने उसमें प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई हुई है, तो इतना ज्यादा जोर देने की क्या जरूरत है कि तकनीकी खराबी कोई नहीं है। भाई तकनीकी खराबी अगर नहीं थी तभी तो फ्यूल, तकनीकी खराबी थी तभी तो फ्यूल वहां नहीं पहुंच पाया इंजन में। और मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि अभी तक के जो पैरामीटर्स वगैरह हुए होंगे उसमें कोई टेक्निकल वो फॉल्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, तो इसलिए उन्होंने एज ऑफ नाउ, क्योंकि जब तक उनको कोई स्पेसिफिक फॉल्ट नहीं मिल जाता है तो उसको, स्पेसिफिक फॉल्ट मिलता तो उसको अनाउंस करते। उस केस के अंदर वर्ल्ड वाइड जितने भी बोइंग के 787 एयरक्राफ्ट हैं, दैट फ्लीट वुड हैव बीन ग्राउंडेड। पर चूंकि ये उनको ये रिपोर्ट मिल गई कि एज ऑफ नाउ दे डोंट सी एनी टेक्निकल फॉल्ट, भी जो कि उन्होंने नहीं देखा है, वो तय होना, निश्चित होना जरूरी है कि हाँ ये टेक्निकल फॉल्ट हुई है। तो चूंकि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो बोइंग के एयरक्राफ्ट सारे अपने वर्ल्ड वाइड उड़ते रहेंगे जब तक कि ये पूरी जांच नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर जांच में कहीं ये पाया जाता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली सारे बोइंग एयरक्राफ्ट 787 ग्राउंड होंगे, और जब तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो एयरक्राफ्ट सर्विस में दोबारा नहीं आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेम 737 के केस में हुआ था आज से 3-4 साल पहले, जब बोइंग के 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे एक के बाद एक, तो पूरी फ्लीट उनकी वर्ल्ड वाइड ग्राउंड हो गई थी। एक सवाल यह है कि जब पूरी तरह से प्लेन दिल्ली से वहां तक गया तो क्या वहां अहमदाबाद में फिर फ्यूल उसमें डाला गया होगा? तय बात है, क्योंकि लंबी दूरी थी और लंदन तक जाना था। तो ऐसे में क्या फ्यूल की क्वालिटी को लेकर के भी सवाल खड़े हो सकते हैं? हालांकि रिपोर्ट में फ्यूल को ग्रीन सिग्नल दिया गया, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई फ्यूल की क्वालिटी के साथ समझौता था क्या, कि वहां पर उसको जैसे ही प्लेन में दिया गया और उसके बाद प्लेन इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंच पाया? जी, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि अब बिल्कुल अहमदाबाद में रिफ्यूलिंग हुई क्योंकि लंबी फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन तक की, अहमदाबाद से लेके लंदन तक की। नॉर्मली जब भी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग होती है तो एएमई और जो एयरक्राफ्ट जो पेट्रोलियम कंपनी होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव, दोनों की उपस्थिति में फ्यूल में सारे कंटेमिनेशन चेक किए जाते हैं और उसके पश्चात ही रिफ्यूलिंग होती है। लेकिन फिर फ्यूलिंग करने के बाद में
किसी तरह का कंटेमिनेशन हुआ हो या वो टेस्ट पास कर गए हों लेकिन फ्यूल के अंदर कंटेमिनेशन रहा हो, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। जी जी। आलोक जी, एक सवाल जो हमने आपसे पहले भी इंटरव्यू में पूछा हुआ था, एक बार फिर से हम उसको करना चाहेंगे कि जो बोइंग ड्रीम लाइनर जो ये प्लेन है, इसको लेकर के 2022 से लेकर के 23-24 में लगातार सवाल खड़े किए गए और इस बार सबसे बड़ा सवाल खड़े करने वाले जो एक व्यक्ति थे वो मृत पाए गए थे और कहा गया था उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो क्या बोइंग के जो ड्रीम लाइनर ये प्लेन है, इसमें कुछ ऐसी तकनीकी खराबी थी, ऐसी कुछ दिक्कतें थी जिनको लेकर के ये सवालों के घेरे में आता रहा है और कहीं ना कहीं जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है उसमें भी वो तकनीकी वजह रही हो? बोइंग ड्रीम लाइनर के बारे में तो हम ऐसा नहीं कह सकते। इसमें पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई है 12 सालों के अंदर, इसका जो इतिहास रहा है। हाँ, बोइंग 737 में काफ़ी सारे इश्यूज रहे हैं और इनफैक्ट 3 विसल ब्लोअर्स जो हैं बोइंग के, 3 विसल ब्लोअर्स डेड पाए गए हैं, पर ये उनका इंटरनल मैटर है और ये तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इनकी जब से इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टरों को काम देना शुरू किया है तो अमेरिकन सेनेट ने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं और बोइंग के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं। उनकी गुणवत्ता को लेकर के बहुत सारी खामियां प्रोडक्शन में पाई गई हैं, जिसके ऊपर कि बोइंग के ऊपर कई बार बार क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये तो उनका अंदरूनी विषय है। भारत में ये जो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आनी चाहिए, 30 दिन में उन्होंने पब्लिक भी की, अपने रीजन से बताए, लेकिन विदेशी मीडिया में वो सारी बातें, वो सारी खबरें 24 घंटे पहले फैल गई। इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ऑब्वियसली, क्योंकि इस पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपलॉड करना चाहूँगा कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया में ही होगी, क्योंकि पहले इस तरह की कुछ र्यूमर्स थी कि ब्लैक बॉक्स वगैरह यूएस जाएंगे, तो काफ़ी हो हल्ला मचा, मीडिया में भी मचा, वर्ल्ड वाइड भी मचा। तो और इससे जो विक्टिम और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको भी कुछ संभावना पहुंची होगी कि एक फेयर डायरेक्शन में ये रिपोर्ट एज ऑफ नाउ जा रही है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट विद इन 30 डेज इन्होंने एज पर इकाओ रेगुलेशंस उन्होंने सामने रखी है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी फेयर एंड इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगी। रही बात आप बोल रहे हैं कि 24 घंटे पहले आ गई, तो इसमें चूंकि बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, एयरक्राफ्ट बोइंग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, ब्रिटेन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट ओईएम मैन्युफैक्चरर्स जिनको बोलते हैं वो भी, उनके भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लीक होना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, विदेशी मीडिया जितनी भी बातें कर रही थी या उसने जल्दबाजी में 24 घंटे पहले उसको पूरी रिपोर्ट को पब्लिक से कर दिया, उसमें उनकी जो कोशिश रही है वो ये रही है कि नहीं साहब, टेक्निकल कुछ नहीं है और ह्यूमन एरर की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जबकि मेरे जो पायलट थे, यानी कि जो भारतीय पायलट थे, उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप हुआ था, उनका जो लाइसेंस होता है पायलट का वो प्रॉपर रिन्यूअल था, बढ़िया अनुभवी पायलट थे हमारे, चाहे मेन पायलट हो चाहे को पायलट हो। उसके बाद ये उस तरफ इंडिकेशन करने का क्या मतलब है, जबकि जो बात सामने आई वो ये फ्यूल नहीं पहुंच पाया। तो इसमें मानवीय चूक वाली बात तो सामने है ही नहीं। अगर आप इस दुर्घटना के पश्चात विदेशी मीडिया को या सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो डे 1 से इसमें इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा और माहौल दिखाने की कोशिश करी गई कि ये पायलट एरर है, टेक्निकल एरर नहीं है। पर चूंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट पे हैं, होनी चाहिए, जैसे जैसे फैक्ट आते गए हैं तो आप देखेंगे सारी वो र्यूमर साफ होती जा रही हैं। तो एक ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट कहा जा सकता है कि कंपनियों को उनके कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं ऑब्वियसली कि अपने आप को क्लियर करना चाहती हैं, क्योंकि आप जानते हैं बोइंग का इतिहास, जब 737 उनके 3 एयरक्राफ्ट एक के बाद एक क्रैश हुए तो उनको कितना आर्थिक नुकसान हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कंपनसेशन देना पड़ा। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत सारी इसके बिगर पिक्चर पे आप जाएंगे तो बहुत इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ऑब्वियसली सारी कंपनियां
मेरे को लगता है कि लॉबिंग करती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, क्योंकि सबसे आसान काम है, जो पायलट जिंदा नहीं है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल दो। यहाँ हम बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है, रनवे में चलता है, तो उसके क्या कुछ फंक्शन होते हैं। आलोक जी इस समय उसी फंक्शन को देख रहे हैं और सामने स्क्रीन आप देखिए कि किस तरह से प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा है तो ये ऊंचाई पकड़ता है और हवा की ओर आगे बढ़ता है। और ये देखिए किस तरह से बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो लेफ्ट हैंड में आलोक जी के पास बटन है उसको वहां पर पुश किए हुए हैं और पैडल भी नीचे पुश करते हुए दिखाए। एक हाथ आलोक जी का इस जगह पर है, यानी कि पूरी मुस्तैदी के साथ ये रनवे में फिलहाल प्लेन दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इसके बाद ये धीमे धीमे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, रनवे को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जब ये अहमदाबाद प्लेन जब उड़ा होगा, उसने हवाई पट्टी को छोड़ने का काम किया होगा, तो इसी तरह से वो हवाई पट्टी में दौड़ने के बाद लगभग 3 किलोमीटर के रन के बाद वो ऊपर की ओर लिफ्ट किया होगा। और जब वो ऊपर गया होगा तब उस समय उसकी रफ्तार, ये देखिए इस समय ये प्लेन ऊपर टेक ऑफ कर रहा है, कमोबेश यही स्थिति रही होगी। और नीचे रनवे को छोड़ने के बाद 30 सेकंड ही बामुश्किल से 32 सेकंड मिल पाए थे प्लेन को, और उसके बाद जब फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई और दोनों ही इंजन बंद हो गए। जी जी जी, आप देखें तो ये अगर दोनों ये शट ऑफ हमने कर दिए तो इमीडिएटली इंजन के पैरामीटर्स नीचे आने शुरू हो गए। एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है। इसी समय इतनी ही देर में उन्होंने दोबारा इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करी, पर उसमें सफल नहीं हो पाए और एयरक्राफ्ट सामने जा करके क्रैश हो गया है। इस तरह से जी, तो सेम हम देख सकते हैं कि बिल्कुल यही कंडीशन वहाँ पे हुई है, और पायलट ने अपने इतने सीमित समय में जो इंजन रीस्टार्ट और इमरजेंसी प्रोसीजर्स थे उनको किया है, तो वो अपने आप में एक उल्लेखनीय है। तो जैसा कि साफ हुआ कि पायलट्स की तरफ से सारी कोशिशें की गई जो की जा सकती हैं, जो संभव थी और जो उनका अपना अनुभव था, वो सब कुछ करके अभी आलोक जी ने दिखाया। और ये देखिए ये स्थित थी, इतनी ऊंचाई पर था, लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर ये इस समय फ्लाइट है। और ये देखिए सामने का रिहायशी इलाका, ऐसे ही जो अस्पताल की बिल्डिंग थी उसके हॉस्टल में जाकर के 32 सेकंड में जो कुछ हो सकता था इंजन को फिर से रीस्टार्ट किया गया। सारी कोशिशें की गई लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि ऊंचाई बहुत कम थी। यदि ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती, यदि फ्लाइट 1-2 मिनट 3 मिनट भी ऊपर उड़ गई होती, तो उसको मौका मिल जाता और किसी तरह से इंजन को स्टार्ट करके बचाया जा सकता या रनवे पर फिर से वापस आया जा सकता था। क्या अगर ये फ्लाइट अगर 5 मिनट ऊपर होती, थोड़ा ऊंचाई पकड़ लेती, तो क्या रनवे पे वापस आ सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसमें इस एयरक्राफ्ट ने थोड़ी सी भी हाइट ले ली होती, और मतलब कि दोनों इंजन फेल होने में थोड़ी सी भी और देर से हुआ होता, तो पायलटों को इतना समय मिल जाता है कि एक इंजन कम से कम वो स्टार्ट कर लेते, रीलाइट कर लेते, और उसके पश्चात फिर वो सेफली ला करके उन्होंने एयरक्राफ्ट को लैंड कर दिया होता। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि टेक ऑफ के 32 सेकंड के अंदर सारा सब कुछ वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो तय बात है कि हमारे पायलट हर हाल में सकुशल प्लेन को लैंड कर जाते और ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।